दोस्तों टर्की की शामें सुबह से ज्यादा खूबसूरत होती हैं। है तो ये 99.8% मुस्लिम कंट्री, मगर यहाँ के लोगों की डेली लाइफ यूरोपियन कल्चर में पूरी तरह रंग चुकी है, क्योंकि इस कंट्री का 97% हिस्सा एशिया में और 3% हिस्सा यूरोप में है। टर्की की खूबसूरत वादियाँ, परियों की मिसल लड़कियाँ, इंतहाई खूबसूरत यूरोपियन तर्ज के शहर, कुशादा रोड, खूबसूरत बिल्डिंग्स, खूबसूरत मस्जिदें, जिनको देखने तकरीबन हर साल 4 से 5 करोड़ लोग पूरी दुनिया से आते हैं। इन करोड़ों लोगों की भीड़ को फैसिलिटेट करने के लिए टर्की के सिर्फ इस्तांबुल शहर में 3 एयरपोर्ट्स बनाए गए हैं, जिसमें इस्तांबुल एयरपोर्ट और अतातुर्क एयरपोर्ट यूरोप से आए हुए लोगों के लिए और सबिहा गोकशेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशियन लोगों के लिए मुख्तस किए गए हैं। क्योंकि दोस्तों इस्तांबुल शहर दुनिया का वाहिद शहर है जो 2 कॉन्टिनेंट्स में बसा हुआ है, और इस शहर के दोनों हिस्सों को मिलाने वाला बॉस्फोरस ब्रिज दुनिया का वो वाहिद ब्रिज है जिसका एक हिस्सा एशिया में तो दूसरा हिस्सा यूरोप में है। मोहतरम दोस्तों, टर्की इस कदर खूबसूरत कंट्री है कि अगर आप एक दफा चले जाएं तो आपका वापस आने को दिल नहीं चाहेगा। टर्की के तकरीबन 600 के करीब शहर 81 प्रोविंसेस में तकसीम किए गए हैं। लैंड एरिया के लिहाज से कोनिया और आबादी के लिहाज से इस्तांबुल सबसे बड़े प्रोविंसेस हैं। दोस्तों इस्तांबुल ही वो शहर है जिसे माजी में शहरों की मलिका कहा जाता था। इस्तांबुल में मौजूद ग्रैंड बाजार पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विजिट करने वाली जगह का एजाज अपने नाम कर चुका है। ये बाजार 61 गलियों में तकरीबन 4000 खूबसूरत शॉप्स पर एक ही छत के नीचे कवर्ड दुनिया का पहला शॉपिंग मॉल होने का एजाज भी रखता है, जिसमें रोजाना तकरीबन 3 लाख से 4 लाख लोग शॉपिंग करने आते हैं। इस्तांबुल में मौजूद मसालों का बाजार पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मसाला मार्केट है, जिसे दुनिया की सबसे ज्यादा कलरफुल और खूबसूरत जगह होने का एजाज भी हासिल है। इसके अलावा इस्तांबुल की ब्लू मस्जिद के तो क्या ही कहने। ब्लू टाइल्स और ओटोमन आर्किटेक्चर से बनी ये खूबसूरत मस्जिद टर्की आने वालों की फर्स्ट एंड मस्ट विजिटिंग साइट होने का एजाज रखती है। दोस्तों बिलू मस्जिद के बिल्कुल सामने हजारों साल पुरानी आया सोफिया या हाया सोफिया नामी बिल्डिंग, चर्च से मस्जिद, फिर मस्जिद से दोबारा चर्च और चर्च से म्यूजियम, और हाल ही में मस्जिद में क्यों तब्दील की गई, इसकी मुकम्मल तारीख इस वीडियो में आगे बयान की जाएगी। टर्की में आपको बड़े खूबसूरत से परिंदे देखने को मिलेंगे। इन खूबसूरत परिंदों की मोहब्बत को देखकर यहाँ के लोगों की रग रग में मोहब्बत बस चुकी है। दोस्तों आपको टर्की की गली गली, नगर नगर में मोहब्बत और रोमांस देखने को मिलेगा। यहाँ के लोग सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव होते हैं, इसलिए फेसबुक पर सबसे ज्यादा अकाउंट के मामले में टर्की के लोग पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आते हैं। कहा जाता है टर्की के लोग सोशल मीडिया के बगैर रह ही नहीं सकते। आइए इस वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं टर्की की हिस्ट्री से। दोस्तों तूफान नूह के बाद पूरी दुनिया पर जिंदगी खत्म हो चुकी थी, और कहा जाता है जिंदगी की दोबारा शुरुआत टर्की की सरजमीन से ही हुई थी। दोस्तों नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे, साम, हाम, याम एंड याफित। नूह अलैहिस्सलाम की वफात के बाद उनका बेटा याफित इस जगह आकर आबाद हुआ। याफित ने अपनी मौत के वक्त अपने बेटे तुर्क को जानशीन बनाया। तुर्क की नस्ल में एक सरदार कारा खान पैदा हुए, और कारा खान के एक बेटा का नाम ओज खान रख दिया गया। दोस्तों ओज खान के यहाँ 12 बेटों की पैदाइश हुई, और उन 12 बेटों ने 12 मुख्तलिफ कबाइल आबाद किए। इन्हीं कबीलों में एक मशहूर और अजीम कबीला काई था। इसी कबीले के एक बहादुर और दिलेर सरदार अर्तुगल गाजी के बेटे उस्मान गाजी ने सल्तनत उस्मान की बुनियाद रखी। दोस्तों उस्मान गाजी की तरफ से सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने से पहले इस सरजमीन पर यूनानी बादशाह सिकंदर आजम ने भी हुकूमत की है। सिकंदर आजम की डेथ के बाद उसके जानशीन इसको संभाल न सके और इस सल्तनत के टुकड़े हो गए। टुकड़े होने के बाद ज्यादातर हिस्से पर आर्मेनिया ने यहाँ हुकूमत की। ये सल्तनत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी मौजूद थी, इसलिए आपको टर्की में क्रिश्चियन मजहब के बहुत सारे आसार कदीमा भी देखने को मिलेंगे। आर्मेनिया के बाद रोमन्स ने इस इलाके पर हुकूमत की। जब 330 ईस्वी में रोमन बादशाह कंस्टेंटीन ने ईसाई मजहब को कबूल कर लिया तो इस खित्ते में ईसाई मजहब को सरकारी मजहब का दर्जा दिया गया। दोस्तों इसी कंस्टेंटीन ने पहली मर्तबा लकड़ी से कलीसा बनाया जिसका नाम हाया सोफिया रख दिया गया। दोस्तों ये आया सोफिया या हाया सोफिया असल में इटली में रहने वाली एक खातून थी। क्योंकि ये उस दौर की एक नेक खातून थी, इसलिए इस चर्च का नाम इस खातून के नाम से मुंसलिक कर दिया गया। 6ठी सदी ईस्वी में ये लकड़ी से बनाया
गया कलीसा पूरी तरह जलकर राख हो गया, जिसके बाद 540 ईस्वी में कैसर कंस्टेंटीन वन ने इस कलीसा को पुख्ता इमारत बनाकर दोबारा तामीर किया। 1100 साल तक ये इमारत मसीहत के मजहबी और रूहानी मरकज के तौर पर इस्तेमाल होती रही। मसीहों का ये अकीदा बन चुका था कि कलीसा कभी भी इनके कब्जे से नहीं निकलेगा। दोस्तों, जब इस इलाके पर सल्तनत उस्मानिया का राज कायम हो गया तो सुल्तान मोहम्मद फातिह ने 1453 में कुस्तुनतुनिया को फतेह किया। इस शहर की पूरी ईसाई आबादी आया सोफिया इमारत के अंदर घुस गई, क्योंकि उनका अकीदा था जब दुश्मन कुस्तुनतीन के करीब पहुंच जाएंगे तो आसमान से एक फरिश्ता हाथ में तलवार लिए नाजिल होगा और आसमानी हथियार के जरिए सल्तनत एक ऐसे गरीब आदमी के हवाले कर देगा जो उस वक्त आया सोफिया के अंदर एक सुतून के पास बैठा होगा। इसलिए दोस्तों, बच्चे बड़े मर्द औरत सब इस कलीसा के अंदर दाखिल हो गए। कहा जाता है इस कलीसा में इस कदर हुजूम जमा था कि एक इंसान का दाखिला भी मुमकिन न रहा। लेकिन दोस्तों, अल्लाह के हुक्म से सुल्तान मोहम्मद फातिह उसी सुतून से गुजरते हुए उसके वाले हाल में दाखिल हो गए। ना तो कोई फरिश्ता आसमान से नाजिल हुआ, ना ही रूमियों की शिकस्त को कोई फतेह में तब्दील कर पाया। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने फतेह मक्का की सुन्नत को दोहराते हुए कहा, आज तुमसे कोई मुआखिजा नहीं, तुम सब अमान में हो। दोस्तों, उनके इस अजीम अमल को देखते हुए आया सोफिया में मौजूद ईसाई खानदान जो अपनी मौत को सामने देख रहे थे, सुल्तान के इस ऐलान पर फूट फूट कर रोने लगे और वही बहुत सारी तादाद ने इस्लाम कबूल कर लिया। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने इस इमारत को अपने जाती माल से खरीदा और इसकी मुकम्मल कीमत कलीसा के राहिबों को अदा कर दी। और दोस्तों, इसकी खरीदो फरोख्त के दस्तावेजात आज भी टर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में मौजूद हैं। मुसलमानों की ये अजीम सल्तनत उस्मानिया 632 साल लगातार हुकूमत करने के बाद आखिर 1922 में खत्म कर दी गई। 24 जुलाई 1923 के दिन मुआहदा लौजान किया गया। इस मुआहदे के तहत टर्की पर 100 सालों के लिए कई पाबंदियां आयद कर दी गई। 100 साल तक टर्की को अपनी सरजमीन से ऑयल ना निकालने का पाबंद बना दिया गया। इसके साथ ही ये मुल्क अपनी समुद्री हुदूद से गुजरने वाले किसी भी जहाज से टैक्स वसूल नहीं कर सकता था। इस मुआहदे के तहत टर्की को मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में ले लिया गया। क्योंकि दोस्तों, इस मुआहदे पर दस्तखत स्विट्जरलैंड के मकाम लौजान पर हुए थे, इस वजह से इस मुआहदे को लौजान का नाम दिया गया है। दूसरी जंग अजीम में टर्की ने किसी भी मुल्क का साथ नहीं दिया। मोहतरम दोस्तों, वक्त गुजरता गया और साल 1922 में इस्तांबुल के एक छोटे से नाजिम बनने वाले रजब तैयब उर्दुगान मुल्क में इस कदर मकबूल हो गए कि उन्हें 1994 में इस्तांबुल का मेयर बना दिया गया। 1994 से 1998 तक वो इस्तांबुल के मेयर रहे। 1998 में रजब तैयब उर्दुगान को मुसलमानों और इस्लाम के हक में बोलने पर इसके ओहदे से फारिग कर दिया गया। जिसके बाद दोस्तों 2003 से 2014 तक वो टर्की के प्राइम मिनिस्टर रहे और 2014 से आज तक टर्की के प्रेसिडेंट हैं। दोस्तों, टर्की दुनिया के 10 मोस्ट विजिटिंग कंट्रीज की लिस्ट में आता है। दोस्तों, आप टर्की में रहकर एक ही वक्त में 2 मौसम एक साथ एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि टर्की के कुछ इलाकों में जहां गर्मी होती है तो वही टर्की के दूसरे इलाकों में टेम्परेचर 0 डिग्री तक चला जाता है। दोस्तों, एक तरफ हॉट एयर बलून में बैठकर अगर आप टर्की के कैपाडोशिया शहर का मंजर देखेंगे तो उसकी चट्टानों की खूबसूरती देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो दूसरी तरफ इस्तांबुल से तकरीबन 255 किलोमीटर के फासले पर वाक़े बोर्सा शहर अपने सरसब्ज और खूबसूरत बागात की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इसी शहर से टर्की की 80% लोगों को पानी की फराहमी भी होती है। इस शहर में वो चिनार का दरख्त भी मौजूद है जिसके नीचे अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी ने बैठकर सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी। कहा जाता है इस दरख्त की उम्र 750 साल से भी ज्यादा है। यही बोर्सा शहर सल्तनत उस्मानिया के दौर में टर्की का दारुल हुकूमत भी रहा है। टर्की का दूसरा बड़ा शहर अंकारा है। इस वक्त टर्की का दारुल हुकूमत भी यही शहर है। इस शहर का पुराना नाम अंगूरा था। दोस्तों, टर्की का सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल है जिसकी टोटल आबादी तकरीबन 2.25 करोड़ के करीब है। टर्किश कौम दुनिया की वो वाहिद कौम है जो अपने मुल्क से बे इंतहा मोहब्बत करती है। अपनी टूरिस्ट इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए यहाँ के आम लोग, यहाँ तक के टैक्सी ड्राइवर्स गैर मुल्की सयाहों से बहुत कम किराया वसूल करते हैं।
दोस्तों कहा जाता है टर्की की औरतें पाकिस्तानी मर्दों को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं और हजारों की तादाद में तुर्क खवातीन पाकिस्तानी मर्दों से शादियां भी कर चुकी हैं। दोस्तों इस्तांबुल में एक ऐसी जगह भी है जहां एक साथ 5 मुख्तलिफ रिलीजन्स के लोग आबाद हैं। यहाँ एक ऐसी इमारत भी है जिसमें 5 मजहबों के लोग एक साथ अपनी अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं। इस जगह यहूदी भी काफी तादाद में आबाद हैं। इसके साथ ही मशहूर आफंदी मुसलमान इस जगह पर बहुत ज्यादा रिहाइश पजीर हैं। ये लोग अपने खूबसूरत लिबास की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। दोस्तों ये इमारत यूनानी ईसाइयों के लिए मक्का मुकरमा जैसी अहमियत रखती है। जिस तरह मुसलमान 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, इसी तरह यूनानी ईसाई दिन में 3 मरतबा इस जगह आकर इबादत करते हैं। 2024 की आबादी के मुताबिक टर्की दुनिया का 17वां सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला मुल्क है। टर्की का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ तुर्किया है। इस कंट्री की सरहदें 8 ममालिक से मिलती हैं। इनमें जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान, इराक, शाम, यूनान, बुल्गारिया और जुनूब में मेडिटेरियन सी, शुमाल में बहरे अस्वद वाक़ है। टर्की की ऑफिशियल लैंग्वेज टर्किश है। दोस्तों इस जबान में फारसी, उर्दू, अरेबिक और पश्तो जबान के हजारों अल्फाज शामिल हैं। टर्की में जब बच्चा पैदा होता है तो उसको पूरा नमक से लपेट लिया जाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि नमक से लपेटने पर इस बच्चे के ऊपर से बुरी नजर हट जाती है। टर्की में दोस्तों आपको दुनिया की वाहिद मिठाई मिलेगी जो कि चिकन से बनाई जाती है। इस मिठाई को चिकन और दूध को कई घंटों तक उबाल कर बनाया जाता है। टर्की के शहरी कॉफी के बड़े शौकीन हैं, क्योंकि कॉफी की शुरुआत इस्तांबुल शहर में ही हुई थी। मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद टर्की का बियर मार्केट दुनिया का 12वां सबसे बड़ा बियर मार्केट है। इन लोगों के दरमियान व्हाइट वाइन बहुत ज्यादा मशहूर है और हर रेस्टोरेंट में आपको व्हाइट वाइन नजर आएगी। दोस्तों टर्की का शहद भी दुनिया का सबसे अच्छा शहद माना जाता है और टर्की में शहद का कारोबार भी बहुत बड़े लेवल पर किया जाता है। टर्की के ड्रामे दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले ड्रामे हैं। इनका मशहूर ड्रामा अर्तुगल गाजी पाकिस्तान के टीवी चैनल PTV पर भी दिखाया गया है। टर्की में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को टर्किश लिरा कहा जाता है, जो कि सितंबर 2014 एक टर्किश लिरा पाकिस्तानी तकरीबन 8.25 रुपए और इंडियन तकरीबन 2.5 रुपयों के बराबर है। टर्की वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे और इंडिया से 2 घंटे 30 मिनट पीछे है। दोस्तों यूँ तो हर कौम अपने मुल्क के झंडे से मोहब्बत करती है, मगर तुर्क लोग इस कदर मोहब्बत करते हैं कि आपको हर टर्किश घर के बाहर उनका झंडा नजर आएगा। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो का इख्तिताम होता है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की हर नई मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहे और साथ ही हमारी टीम की हौसला अफजाई भी होती रहे। बहुत जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।